नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ मैं अमित महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी गुरुकुल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इंडियाज़ पीएम, जो भारत के सभी पीएम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रधानमंत्री फर्स्ट से लेकर अब तक 1950 से लेकर अब तक। पहले प्रधानमंत्री आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब का भी आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन इनके बीच में कौन कौन प्रधानमंत्री आए और उनका क्या कार्यकाल रहा, इन सभी को आज हम चर्चा में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हमारे नए चैप्टर की। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है दोस्तों, जो मैं प्रधानमंत्री करवा रहा हूँ ये लिस्ट, इसमें प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसका चुनाव किया जाता है या प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है या इसकी नियुक्ति की जाती है। आप सभी को पता है दोस्तों, आपके गांव का जो सरपंच है या आपके गांव में जितने मेंबर हैं उन सभी का चुनाव होता है और उस चुनाव में आप अपने सरपंच को चुनते हैं। लेकिन उस सरपंच की नियुक्ति तो नहीं होती, किसी व्यक्ति के द्वारा सभी व्यक्ति को चुना जाता है तो उसको चुनाव हो जाता है। लेकिन किसी बड़े पद पर किसी व्यक्ति के द्वारा उसको नियुक्त किया जाए तो वो नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री जो पद होता है उसका चुनाव होता है या उसकी नियुक्ति होती है, ये बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम समझेंगे आगे। पहले इसके आर्टिकल्स देख लेते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल 74 है दोस्तों, उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देगी। ठीक है दोस्तों, उसके कार्यों में क्या देगी दोस्तों, सलाह करेगी। ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है दोस्तों। इसी के साथ इसके साथ एक आर्टिकल और जुड़ा हुआ है, वह भी देखते हैं दोस्तों। कौन सा आर्टिकल प्रधानमंत्री पद से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल दोस्तों इसमें जो 75 है वह जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए दोस्तों, मैं आपने पहले बताया था मैंने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है तो उसकी नियुक्ति होती है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब आप सबके मन में आया होगा कि जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, जिन्हें हम आम चुनाव कहते हैं, उनमें हम प्रधानमंत्री का तो चुनाव करते ही हैं, तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा। तो दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो हम सिर्फ एमपी का चुनाव करते हैं दोस्तों। एमपी आप सबको पता होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो होता है उसमें हम सिर्फ किसका चुनाव करते हैं दोस्तों, एमपी का चुनाव करते हैं। तो उसमें हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। संसद के जो मेंबर होते हैं उनको चुनते हैं। वे सभी मेंबर अपने किसी हेड को चुनते हैं और उसे हेड को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे चुनाव के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं बने, वे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर राष्ट्रपति ने उनके दल के द्वारा उनको हेड बनाया गया तो राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की गई। इसी के द्वारा दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। भारत के पहले प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला प्रधानमंत्री का कार्यकाल। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं वो कौन रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा, 1952 से 27 मई 1964 तक। अब दोस्तों देखिए, जो कार्यकाल होता है, अब मैंने आपको पहले भी मेरी पहली वीडियो जो जितनी भी थी उनमें सभी में बताया आपको कि 5 साल के लिए आम चुनाव कराए जाते हैं। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों, 1951 में शुरू हुए थे और 1952 में कंप्लीट हो गए थे दोस्तों। तो 1952 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से चुने गए, नियुक्त किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। 1952 से अगला चुनाव कब होगा दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ आपको, 1957 में, क्योंकि 5 साल इसी में पूरे होते हैं दोस्तों। 1957 से 1962 और 1962 से 1967
5 साल तो ऐसे ही कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 27 मई 1964, मतलब इनका कार्यकाल इस जो टर्म था वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, पहले इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि ये कैसे प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पहला आम चुनाव कब हुआ 52, दूसरा 57, तो यहाँ पर इनका एक टर्म पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट 62 में तो 2 टर्म पूरे हो गए इनके। फिर 62 में चुनाव हुए, 67 तक चलने थे, लेकिन 64 में कुछ कारणों से, वह कारण मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे क्या कारण रहा था, तो उसी कारण 64 में अपना कार्यकाल बीच में अधूरा रह गया। तो 1, 2 और 3 बार टर्म में जीते ये, और सबसे लंबा कार्यकाल, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब दूसरे टर्म में जीते हुए हैं। पहले ये कब जीते थे 2014 में, फिर 2019 में, अब 2024 में जो चुनाव होंगे उनमें पता चलेगा कि ये कितने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं जो प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा था। देखिए दोस्तों, 1952 में पहले आम चुनाव हो गए दोस्तों। फिर 1953 में जब इनकी पार्टी इनकी सरकार आ गई तो एयर इंडिया, JRD टाटा की जो एयर इंडिया थी उसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। 1953 में क्या किया गया, तो इनकी जो सरकार बनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, तो 1952 में तो इनकी सरकार बनती है, क्योंकि 1952 में क्या हुए, पहले आम चुनाव हुए दोस्तों। ठीक है, 1953 में एयर इंडिया का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। जो एयर इंडिया आपको फोटोज़ दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें आप देख के समझ सकते हैं। 1954 में दोस्तों पंचशील संधि की गई। यह पंचशील संधि किस किस के बीच हुई थी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप बताना। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, हमारा ही पड़ोसी राज्य है उसके साथ हमने पंचशील संधि की थी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पंचशील संधि में क्या क्या सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, पंचशील संधि जो 1954 में हुई थी उसमें एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। जो पंचशील संधि हमारे जिस पड़ोसी देश के साथ हुई थी उनमें यह बताया गया था कि कोई भी देश, दोनों देश एक दूसरे की जो आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे आंतरिक मामलों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। जो पंचशील संधि हुई थी उसमें दूसरा पॉइंट यह था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, मतलब इसका मीन्स है कि शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे का सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे। परस्पर सहयोग और लाभ का बढ़ावा देंगे, आपस में दोनों सहयोग करेंगे, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, तो आपसी सहयोग करेंगे और लाभ को बढ़ावा देंगे। सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। प्रभुसत्ता संपन्न दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें प्रभुसत्ता को मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। प्रभुसत्ता क्या होती है, प्रभुसत्ता संपन्न देश कौन से होते हैं, गणतंत्र, लोकतंत्र, इन सभी को समझने के लिए आप मेरी पहली वीडियो जो अभी आपको दिखाई दे रही होगी उसको देख सकते हैं। तो एक दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता, कि कोई भी देश अखंड होकर ही देश का रूप लेता है, राष्ट्र का रूप लेता है, और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे दोस्तों। यह उस पंचशील संधि का एक उदाहरण था। इसमें 5 चीज़ें बताई गई थी, ये 5 चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, 1956 आता है। 1954 के बाद पंचशील संधि हुई, फिर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ दोस्तों। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर कैसे दोस्तों, 1952 से ही राज्यों की मांगें उठने लगी थी कि सभी राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और JVP समिति के द्वारा जब राज्यों का गठन में बताया गया कि आर्थिक आधार क्या रखा जाए जिससे राज्यों का गठन हो, तो उसको राज्यों ने स्वीकार नहीं किया और उसकी जो सिफारिशें थी वे नामंजूर कर दी गई। लेकिन जो हमारा तेलुगु भाषी राज्य हैं ये जो हमारे, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया दोस्तों, और उसमें एक पोट्टी श्री राम मल्लू नाम का व्यक्ति था जिसने आमरण अनशन किया। अगर आप लोगों ने महात्मा गांधी जी को पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा आमरण अनशन क्या होता है। तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया
भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी। तो उस भाषाई आधार पर जब उन्होंने आमरण अनशन किया तो उनकी 56वें दिन मृत्यु हो गई दोस्तों। और जब उनकी मृत्यु हुई तब वह आग और भी भड़क गई दोस्तों। और उस आग, जो भी अनशन था, जो भी आंदोलन था, वह जब भड़का तो उस आंदोलन को रोकने के लिए नेहरू सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से इसमें सदस्य थे। देखिए दोस्तों, इसमें एक तो थे फजल अली, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इसके हेड थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू, ये दूसरे ये थे। और तीसरे थे सरदार के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर। ठीक है दोस्तों, ये 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जब स्थापित किया गया तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कितने राज्य बने दोस्तों उसके बाद, वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद भारत में 14 तो राज्य बने दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बने। अच्छा दोस्तों, अब आप सबके मन में एक सवाल तो आया होगा कि 1956 में यदि राज्यों का पुनर्गठन होता है, आयोग बनता है और राज्य बनते हैं, तो उससे पहले भारत कैसे रहा होगा। तो उससे पहले दोस्तों जो हमारी प्रांतीय व्यवस्था थी, भारत में प्रांतीय व्यवस्था लागू थी, क्योंकि 500 से ज़्यादा रियासत थी और उन रियासतों के अनुसार भारत बटा हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सबको क्लियर हो गया होगा ये कि राज्य पुनर्गठन का आयोग का 1956 में बना था। फजल अली आयोग भी बोलते हैं जिसको, और इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पहला वित्तीय घोटाला। अब इससे तो दोस्तों, क्योंकि पहली सरकार में ही घोटाले शुरू हो गए थे, आप सभी आज भी कोई न कोई घोटाला हमारे सामने आता रहता है, उस घोटाले को हम याद करते रहते हैं। और जो पहला घोटाला था वो कब आया था दोस्तों, 1958 में। 1958 में इस घोटाले को एक नाम दिया गया था दोस्तों, वह नाम था मुंदड़ा घोटाला। अच्छा दोस्तों, इसको यह नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो इस घोटाले को करने वाला था उसका नाम था हरिदास मुंदड़ा। हरिदास मुंदड़ा के कारण ही इस घोटाले का नाम मुंदड़ा घोटाले दिया गया था दोस्तों। नेहरू जी की सरकार थी और यह घोटाला हो गया। और यह घोटाला उजागर किसने किया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, नेहरू सरकार। और जो नेहरू सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो दामाद थे फिरोज खान, 1 सेकंड दोस्तों, फिरोज खान, जिसको महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया था, तो वे बन गए थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी ने इस घोटाले को सामने लाया था इन्होंने। इसके कारण नेहरू जी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, उनकी पार्टी में उनका नाम काफ़ी उछाला गया था। और जो उस समय वित्त मंत्री थे, क्योंकि बताते हैं कि यह जो घोटाला हुआ था इसमें सरकार का भी हाथ था, तो इसी के साथ वहाँ पर जो वित्त मंत्री थे उस समय टी कृष्णमाचारी, इसका रंग चेंज कर लेते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से दिखेगा। कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे उस समय दोस्तों, ये नेहरू जी की सरकार में। तो नेहरू जी ने जब यह घोटाला सामने आया, इस घोटाले को देखते हुए टी कृष्णमाचारी का इस्तीफा ले लिया। तो यह नेहरू की सरकार में पहला इस्तीफा किन्होंने दिया था दोस्तों, टी कृष्णमाचारी। किस कारण दिया था, जो यह घोटाला हुआ था, मुंदड़ा घोटाला जिसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा पहला घोटाला कब हुआ था भारत में, 1958 में पहला वित्तीय घोटाला दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऊपर
इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों मैं। जस्टिस छागला हमारे जस्टिस थे, इन्होंने इस केस पर सुनवाई की थी और जो हरिदास मुंदड़ा थे उनको 2 साल की सज़ा भी हुई थी दोस्तों। और टी कृष्णाचारी का उनको इस्तीफा देना पड़ा था और जस्टिस छागला ने हरिदास मुंदड़ा को 2 साल की सज़ा भी सुनाई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में टीवी प्रोग्राम कब शुरू हुआ दोस्तों? 1959 को। ये नेहरू जी के जो कार्यकाल रहा है उससे रिलेटेड बता रहा हूँ आपको दोस्तों सभी। 1959 में भारत में टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ दोस्तों। और 1961 में इसके बाद गोवा का विलय भारत में हुआ। गोवा किसके अधीन था दोस्तों? अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था, यह पुर्तगालियों के अधीन था दोस्तों। और 1961 में यह भारत का एक राज्य बना है। देख लीजिए दोस्तों, भारत कब आज़ाद होता है? 1947 में। और गोवा को आज़ादी कब मिलती है? भारत में कब मिला जाता है? 1961 को। इतने साल बाद गोवा का विलय भारत में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारा ये। 1961 में क्या हुआ था दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है दोस्तों, आपको पता हो तो? 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945। 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों। अब शीत युद्ध में क्या होता है दोस्तों? विश्व 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक तो पूंजीवादी देश हो जाते हैं दोस्तों जो अमेरिका के साथ लगते हैं, और एक साम्यवादी देश जो सोवियत संघ के साथ लगते हैं। सोवियत संघ जिसका 1991 में जब विघटन हुआ तो इसे द्विवीय ध्रुवीयता का अंत हो गया था दोस्तों। तो 1961 में जब भारत आज़ाद हुआ तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था दोस्तों। मैंने आपको बताया, पूंजीवादी और साम्यवादी। अब भारत के सामने यह दिक्कत, यह मुश्किल थी कि वह किस गुट में शामिल हो। अमेरिका के साथ शामिल हो तो सोवियत संघ नाराज़ होता है, क्योंकि सोवियत संघ भारत का प्राचीन मित्र रहा है और इसने समय समय पर भारत की हेल्प भी की है। तो अगर वह सोवियत संघ के साथ शामिल होता है तो अमेरिका जैसे गुट भारत से नाराज़ होते हैं। और भारत उसमें इतना गरीब था कि भारत को अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था दोस्तों। तो यदि अमेरिका जैसे अगर देश नाराज़ होते हैं तो भारत में अनाज की काफ़ी किल्लत होती है। और उसी प्रकार वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था भारत। तो भारत ने क्या किया दोस्तों? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन, सबसे अलग ही गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू कर दिया दोस्तों। कब किया? 1961 में। 1961 में किस ने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रमा और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इन सभी ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की दोस्तों शुरुआत की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इन सभी गुटों से सबसे अलग था। यह किसी भी गुट में शामिल, जो देश आज़ाद हुए थे उसमें वे किसी भी गुट में यदि शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वे गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब था वह विश्व जो 2 गुटों में बटा हुआ था वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के दोस्तों आज पूरे विश्व में 120 देश इसकी सदस्यता लिए हुए हैं, इसकी सदस्यता। और दोस्तों यह पूरे वर्ल्ड का 55% हिस्सा इसके साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, 1961 का मैंने आप सबको बता दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। अब चलते हैं 1962 में। 1962 में क्या हुआ? दलाई लामा जो तिब्बत के हैं दोस्तों। तिब्बत एक क्षेत्र है, एक अपने आप में देश है जिस पर चीन अपना अधिकार जमाए हुए दोस्तों। दलाई लामा तिब्बत के हैं और इन्होंने तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए चीन के खिलाफ लड़ाई की। तो चीन ने जब इन पर दबाव डाला, इनको पकड़ने की कोशिश की, तो ये भागकर भारत आ गए और भारत ने दलाई लामा को शरण दी। इसी के कारण चीन भारत से नाराज़ हो गया। और दूसरा कारण यह था कि क्योंकि 1962 में क्या हुआ दोस्तों? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ।
भारत और चीन का। उस युद्ध के दो कारण थे दोस्तों ये, एक तो दलाई लामा को हमने शरण दी थी, दूसरा मैकमोहन रेखा के विवाद हुआ दोस्तों। एक मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश को जो चीनी हैं वे अपना हिस्सा मानते हैं। सिक्किम हो गया, ऐसे क्षेत्र को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वह भारत का हिस्सा है। यह अंग्रेजों ने मैकमोहन जो रेखा खींची थी उसका यह विवाद है। जो चीन के लोग हैं वो इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय दोनों ही देश हैं, भारत और चीन, दोनों अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो 1962 में युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच। भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब 1954 में मैंने आपको बताया था जो पंचशील संधि हुई थी, वह संधि किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? भारत और चीन के बीच ही हुई थी। तो उस समय नारा लगा था दोस्तों, भारत चीनी भाई भाई। सभी लोग ऐसे बोलते थे। जो 1954 में संधि हुई थी तब भारत चीनी भाई भाई बोलते थे। लेकिन जब भारत को इस चीज़ का अंदेशा ही नहीं था कि चीन भी उसके साथ युद्ध कर सकता है या उस पर हमला कर सकता है, तो जब चीन ने वह युद्ध किया तो नारा लगा, भारत चीनी बाय बाय। एक प्रकार से दोस्तों ये लगा लीजिए, ये भारत के साथ धोखा ही हुआ था, क्योंकि भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था और भारत उस समय बहुत ज़्यादा गरीब भी था दोस्तों। इस कारण जो 1962 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में हम हार गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 1962 के बाद जब चीन का युद्ध हो गया दोस्तों, तो भारत ने 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों। पहला रॉकेट भारत ने 1963 में लॉन्च किया, और जो साइकिल पर लाया गया था दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, हम उस गरीबी में, अर्थव्यवस्था कमज़ोर अर्थव्यवस्था के होते हुए भी हमने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया दोस्तों। जो पहला रॉकेट था वो कब लॉन्च किया दोस्तों? 1963 में 21 नवंबर 1963 को। और दोस्तों इस जो रॉकेट लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम और देख लेते हैं हम। इसका नाम था नाइके अपाचे। नाइक अपाचे नाम इसका रखा गया था दोस्तों। अपाचे से आप इसको ऐसे याद रखते हैं, जो अपाचे नाम की एक बाइक भी आती है दोस्तों। और नाइक के नाम की जो कंपनी है, जो शूज़ और जिसके शूज़ काफ़ी चलते हैं दोस्तों, उसके हिसाब से आप इसको याद रखते हैं। 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था नाइक अपाचे। ठीक है दोस्तों, 1963 की यह घटना हो गई। चलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनको आधुनिक भारत के वास्तुकार माना जाता है। आधुनिक भारत के वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, क्यों माना जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने अपनी घरेलू नीति के 4 स्तंभ बनाए थे दोस्तों। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, समाजवाद, एकता, धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम पंथ निरपेक्ष नाम से भी जानते हैं। इन 4 नीतियों के कारण दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत के वास्तुकार माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग इन्हें अय्याश किस्म का बताते हैं। आपको कुछ फ़ोटोज़ दिख रही होंगी दोस्तों। इन फ़ोटोज़ के आधार पर ये फ़ोटो आपको विपक्ष के लोग दिखाते हैं और इनको अय्याश किस्म का बताते हैं कि ये अय्याश थे। लेकिन दोस्तों यह सच बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों यह। और इसके आप डिटेल में देखने के लिए आपको लिंक दिख रहा होगा दोस्तों। यह ध्रुव राठी जी का वीडियो है, आप इसको देखिए और उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म के लोग थे। बहुत ही अच्छे गुणवान किस्म के व्यक्ति थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनको ऐसे ये बिल्कुल भी इनको गलत बताया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों? जब मैंने बताया था कि 1967 में इनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन 1962 में ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों, क्योंकि नेहरू जी चीन को अपना काफ़ी अच्छा मित्र मानते थे, तो 1962
में भारत चीन जब युद्ध हुआ उसमें भारत वह युद्ध हार गया और उस हार का दंश था जो वे झेल नहीं पाए और 2 साल तक वे अपने आप को कचोटते रहे और 1964 में इसी कारण बताते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो 1967 में नेक्स्ट चुनाव होने थे, लेकिन 1964 में ही इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों 1962 की हार के कारण। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाए और चुनाव संभव ना हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, 1967 में नेक्स्ट चुनाव होने थे। 1967 में, एक सेकंड दोस्तों, 1967 में चुनाव होने थे, लेकिन 1964 में ही प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हो गई। तो जो ये बीच का 3 साल का गैप है दोस्तों, उसको अगर 3 साल बिना प्रधानमंत्री कोई देश चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर बैठाना होता है। प्रधानमंत्री पद को हम रिक्त रख नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च तो राष्ट्रपति हो गया है, लेकिन माननीय और यह बहुत शक्तिशाली पद है दोस्तों प्रधानमंत्री पद। तो यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए और चुनाव संभव ना हो तो क्या होगा। इसके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बने रहिए हमारे आरडी गुरुकुल चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे से लेकर आपको बताऊंगा कि यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाए और चुनाव संभव नहीं हो तो कार्य कैसे चलेगा, कैसे प्रधानमंत्री पद को भरा जाएगा या चुनाव करवाए जाएंगे, चुनाव संभव ही ना हो तो कैसे उसको कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आरडी गुरुकुल आपके अपने चैनल पर आप बने रहिए, और इसी के साथ दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सर्दी का मौसम है दोस्तों, ओढ़ पहन कर रहिए। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बाय। आपका दिन शुभ रहे।